हुंडई मारुति सुजुकी के बाद भारत में सबसे ज्यादा बेचने जाने वाली इस कार कंपनी को बड़ा शुरू किया था एक साउथ कोरियन लड़के ने। इसका नाम है चुन जो-यन। बचपन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ये लड़का खेतों में 17 घंटे काम किया था। अमीर बनने का सपना लिए कई बार तो इस लड़के ने घर छोड़कर भागा भी। यहाँ तक कि कई बार इसके बिजनेस में आग लगने, बाढ़ आने, यहाँ तक कि युद्ध होने के कारण इस कंपनी को बंद करना पड़ गया। लेकिन इस लड़के ने हार न मानते हुए भी दुनिया में सबसे ज्यादा कार बेचने जाने वाली कंपनियों में से एक हुंडई को बनाया। आपको लगता है ना कि बुरा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर जय। सो दोस्तों, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि 1915 में एक गरीब कोरियन फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है चुन जो-यन। उनके पिता एक किसान थे जो अपने साथ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खेतों में काम किया करते थे। चुन जो-यन का सपना था कि पढ़ लिख कर एक टीचर बनने का, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ता था। ऐसे में एक अच्छी एजुकेशन लेना चुन जो-यन के लिए एक खूबसूरत से सुंदर कुछ भी नहीं। खराब फाइनेंशियल कंडीशन के चलते चुन अपने पिता के साथ खेतों में ही गुजार दिया करता। इसके अलावा वह जानवरों को चराना और लकड़ियों को काटकर शहर बेचने ले जाने का काम भी किया करते थे। लेकिन जब वह सिटी लाइफ देखा करते थे तो उनके मन में भी ख्याल आता था, क्योंकि वहाँ पे साफ सुथरे लोग, खूबसूरत कपड़े और अच्छी रोडें और खाने की तो कोई कमी ही नहीं थी। यह सब देख के उनके मन में भी ख्याल आता था कि वो भी अगर शहर चले जाएं तो उनकी भी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पिता 16 साल के लड़के को शहर भेजेंगे ही नहीं। इस दौरान चंग के हाथ में एक न्यूज़पेपर हाथ लगी जिसमें खबर छपा था कि आज शहर में कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है और उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वर्कर्स की जरूरत है। लेकिन जैसा कि उन्हें पता था कि उनके मम्मी पापा उन्हें शहर नहीं जाने देंगे, इसीलिए वह किसी को बिना बताए 1932 में घर छोड़कर भाग गए। इसके बाद वह एक नान शहर पहुंचे और उन्हें कंस्ट्रक्शन के काम में लेबर के तौर पे रख लिया गया। लेकिन यह काम जितना मुश्किल था उतनी ही कम वो इनकम देते थे। लेकिन चंग ये सोच कर खुश थे कि वो पहली बार वो अपने दम पर कुछ कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि उनके माता पिता 2 महीनों से उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और आखिरकार उन्हें चंग मिल ही जाते हैं। उनके पिता उन्हें डांटते फटकारते हैं और घर ले जाने के लिए मना लेते हैं। चंग फिर वापस अपने गांव चले आते हैं और वही पुराने काम, जैसे खेतों में काम करना, जानवरों को चराना और लकड़ियां काटकर शहर बेचने ले जाने का काम करने लगे। लेकिन चंग का मन उस कामों में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका मन यही शहर में जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे थे वही रहता था। वो उस कंस्ट्रक्शन के जगह पे बिताए गए पल को याद किया करते थे, जिसके चलते धीरे धीरे उनके मन में भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर लगाव बढ़ने लगा। अब चंग के घर आ जाने की वजह से उनकी फैमिली तो खुश थी, लेकिन चंग वो पुराने रूटीन को देखकर बिल्कुल परेशान थे, मानो शहर उनके आने का इंतजार कर रही हो। इसी के चलते वह दोबारा अपना घर छोड़कर भागे। लेकिन फिर कुछ दिनों तक शहर में काम करने के बाद उनके पिता ढूंढ लिया करते थे और उन्हें वापस गांव ले आते थे। हालांकि चुंग फिर से एक बार हिम्मत जुटाएं और 18 साल की उम्र में चौथी बार घर छोड़कर सियोल चले। सियोल आज साउथ कोरिया की राजधानी है, जहां पर इन्होंने पहले तो कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर का काम किया। कुछ टाइम बाद उन्हें एक फैक्ट्री में जॉब मिल गया, जहां पे चंग एक असिस्टेंट का काम किया करते थे। इस तरह काम करते करते कुछ दिनों में उन्हें एक राइस के शॉप पर डिलीवरी बॉय का जॉब मिल गया।
और यहाँ से उनके लाइफ का पॉजिटिव बदलाव आना शुरू हुआ। चंग अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से अपने ड्यूटी को निभा रहे थे और उनके इस काम को देखकर उस स्टोर के मालिक उनसे बहुत इम्प्रेस हुए और 6 महीने में ही उन्हें डिलीवरी बॉय से हटाकर शॉप का मैनेजर बना दिया। फिर आया 1907 में, जब उस दुकान के मालिक बीमार हो गए। अब उनमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह फिर से एक बार दुकान को संभाल सके। ऐसे में उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वह स्टोर उन्हें चंग के हाथों में सौंपना पड़ा। इस तरह सिर्फ 22 साल की उम्र में चंग अपनी मेहनत के दम पर एक एम्प्लॉय से एक मालिक का सफर तय किया। के बाद वह लो प्राइस पर हाई क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी देने लगे, जिससे कि उनसे बहुत सारे कस्टमर जुड़ने लगे। लेकिन जब उनका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें सब कुछ छोड़कर वापस गांव लौट जाना पड़ा। असल में उस समय कोरिया पर जापान का कब्जा था और जापान उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा। ऐसे में जापानीज गवर्नमेंट चाहती थी कि उनके सैनिकों को समय समय पर जरूरत के मुताबिक उनके सैनिकों को चावल मिलती रहे। इसके लिए वहां की गवर्नमेंट ने वहां के सारे राइस शॉप्स को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें कि चुंग का भी शॉप शामिल था। इसके बाद चंग 1 साल तक अपने गांव में ही रहे, लेकिन फिर उन्होंने एक बार हिम्मत जुटाई और 1940 में 3000 पाउंड का लोन लेकर एक एडियो सर्विस के नाम से एक गैराज ओपन किया। बदकिस्मती से एक ही महीना गुजरा था कि उस गैराज में आग लग गई और उनका यह बिजनेस भी बर्बाद हो गया। चंग के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी कि लोन चुकाना और कस्टमर को जले हुए व्हीकल का मुआवजा देना। काफी सोचते समझने के बाद चंग ने फिर से एक बार 3500 पाउंड का लोन लिया और फिर उन्होंने उससे भी बड़ी गैराज ओपन की। चंग बहुत ज्यादा मेहनती थे और इसी के चलते कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद आने लगे और 3 सालों में उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया, साथ ही सारे लोन रीपे कर दिए और साथ ही घर वालों को मनाकर शहर ले आए। इस समय तक उनका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था और उनके एम्प्लॉयज की संख्या 1 से शुरू होकर 80 तक हो गई थी। लेकिन यह सुनहरा दौर चंग का काफी दिनों तक नहीं चला। एक्चुअल में जापानीज गवर्नमेंट वार में होने जाने वाले युद्ध में उन्हें कई व्हीकल्स की जरूरत थी, जिससे कि उन्हें चंग का जो गैराज था उसे अपने कब्जे में लेकर उसे स्टील प्लांट बना दिया। यानी कि चंग फिर से एक बार उसी जगह पे आके खड़े हो गए जहां पर उन्होंने स्टार्ट किया था। एक तरफ गैराज छिन जाने का दुख और दूसरी तरफ सियोल में पड़ता था नाम। यह सब देखकर वह अपनी फैमिली के साथ फिर से अपने गांव वापस आ गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि चुंग अपने पास 50,000 वोन की सेविंग कर रखे थे, इसलिए उन्हें अंदर से हिम्मत थी कि वह वापिस से एक बार कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। साल 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आजाद हुई। इस साल चंग वापस सियोल में वापसी की और एक बार फिर से गैराज ओपन किया, जिसका नाम रखा गया होंडई मोटर सर्विस। और चंग छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को भी काम में लेने लगे और 3 सालों में ही वो अपने बिजनेस को काफी एडवांस कर लिए। अब उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे, क्योंकि 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वार शुरू हो गया और नॉर्थ कोरिया पर साउथ कोरिया भारी पड़ने लगा, जिससे वहां पे दहशत फैल गई और वहां के लोग शहर छोड़कर गांव भागने लगे, जिसमें चंग भी शामिल थे। चंग अपनी फैमिली के साथ जान बचाकर गांव वापस चले आए। अब 1952 में जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन चंग का जो रिलेशनशिप अमेरिका से बना था वो काफी स्ट्रांग हो गया था और उन्हें प्रोजेक्ट से काम मिल रहे थे। और इस बार जो जंग में वहां पे नुकसान हुए थे
उसे सरकार फिर से बिल्ड करना चाहती थी। अब हुंडई के इंजीनियर्स ने गवर्नमेंट की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कार मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली 1975 में हुंडई ने एक सेल्फ मोड कार को लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया पोनी। पोनी साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि समय में ही वहां के मार्केट का 60% हिस्सा कैप्चर कर लिया और कंपनी को इतना फायदा दिया कि वह वहां की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। हुंडई 1982 में ब्रिटिश मार्केट में इंटर हुई और पहले ही साल में 2993 कार्स को बेच दिया। दोस्तों फिलहाल इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा कार मेकर है जो महिंद्रा और टाटा स्वदेशी जैसे कार्स को टक्कर देता है। तो दोस्तों जंग के इस न हार मानने वाले जीत को हुंडई को ना तो दुनिया का टॉप ब्रांड में शामिल किया बल्कि साउथ कोरिया के डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नए अमेजिंग नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए